बेदी। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थम नहीं रही है। रोजाना हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हजारों की संख्या में हिंदू बंगाल से सटे बॉर्डर पर पलायन के लिए तैयार खड़े हैं। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, यहां तक कि इस्कॉन मंदिर को भी फूंक दिया गया। प्रदर्शनों की आड़ में हिंदुओं का जीना मुहाल किया जा रहा है और नई बनी अंतरिम सरकार भी हिंदुओं की हिफाजत करने में नाकाम है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं ने अपनी रक्षा खुद करने का बीड़ा उठाया है। लाखों हिंदू बांग्लादेश के ढाका, चटगांव और दूसरे शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। अंतरिम सरकार से सुरक्षा देने की मांग कर रहे हैं। देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय बनाने और सरकार में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं को अब विदेशों से भी समर्थन मिल रहा है। दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच शेख हसीना ने कहा है कि वो फिर बांग्लादेश लौटेंगी और कट्टरपंथियों को मुंहतोड़ जवाब देंगी। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश जल रहा है। मुस्लिम बाहुल्य देश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदू नेताओं की हत्या हो रही है। बांग्लादेश में सरकार गिराने वाले प्रदर्शनकारी नहीं, बल्कि हिंसा पर उतारू भीड़ है जो देश को लोकतंत्र के रास्ते से हटा चुकी है और अब तानाशाही में 1 करोड़ 35 लाख हिंदुओं की आवाज दफन होकर रह गई है। हिंसा के मद में अंधे हो चुके बांग्लादेश के तथाकथित प्रदर्शनकारी मंदिरों को जला रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। दंगाइयों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर को भी फूंक दिया। ये वही इस्कॉन है जिसने बांग्लादेश निर्माण के बाद भूख से मर रहे बांग्लादेशियों की मदद के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए थे। भूखे मरते बांग्लादेशियों को मुफ्त खाना खिलाया था, लेकिन हिंसक भीड़ ने उस इस्कॉन मंदिर को जला डाला, तबाह कर डाला। बांग्लादेश में हिंदू अब हिंसा के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लाखों की संख्या में हिंदुओं ने एकजुट होकर बांग्लादेश के चटगांव में प्रदर्शन किया और सरकार से सुरक्षा की मांग की। ढाका में प्रदर्शन हुए और कुड़ीग्राम में भी हजारों हिंदू सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम सरकार से मांग की है कि देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग बनाया जाए, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बने, संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व की जाएं, हिंसा प्रभावित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाए और तोड़े जलाए गए हिंदू मंदिरों का दोबारा निर्माण कराया जाए। अब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिका में सांसदों ने भी बांग्लादेश के मामले में अमेरिका से सीधे हस्तक्षेप करने की अपील की है। कनाडा में भी बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। लंदन में भी बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किए गए। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने युवाओं से अपील की है कि वो हिंदुओं की रक्षा करें। कहा है कि हिंदुओं के मंदिर और घरों को लूटना किसी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता। पूरे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा लगातार जारी है। इस बीच शेख हसीना का बयान सामने आया है। उन्होंने बांग्लादेश के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप दे दिया जाता तो उनकी सरकार पर कोई खतरा नहीं आता। अब शेख हसीना ने लोगों से अपील की है कि वो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए और ये भी ऐलान किया है कि वो जल्द ही फिर से बांग्लादेश लौटेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव जी, आपसे शुरुआत में करना चाहूँगी और ये समझना चाहूँगी, जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने, तख्ता पलट हो गया है, अंतरिम सरकार बन गई है, लेकिन अभी भी जो सड़कों पर उपद्रव हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा टारगेट वहां पर हिंदुओं को किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को किया जा रहा है। काली मंदिर तोड़ दिया गया, इस्कॉन टेम्पल तोड़ दिया गया। ये वही इस्कॉन टेम्पल है जिस वक्त बांग्लादेश बना था, लाखों करोड़ रुपए खर्च करके वहां पर गरीबों को खाना खिलाया गया था, तमाम सुविधाएं दी गई थी, लेकिन अब उस मंदिर को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, मारपीट की जा रही है। स्थितियां ये हो गई है कि बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हो गए हैं हिंदू। जी, जी, बिल्कुल।
देखिए, बांग्लादेश में ये जो स्थिति है, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो हाल का घटनाक्रम सामने आया, जिसमें कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के देश छोड़ करके भागना पड़ा। ये एक जो वहाँ के कट्टरवादी जो तत्व हैं, कट्टरपंथी आतंक परस्त अतिवादी जो संगठन है, उनकी एक गहरी साजिश है। इसमें विदेशों की भी शक्तियों का इसमें स्पष्ट रूप से इसमें भूमिका है, चाहे वो पाकिस्तान की एजेंसी हो, चाइना की भी भूमिका इसमें होती दिखाई देती है। और जाहिर है कि अब शेख हसीना ने सेंट मार्टिन को लेकर के अमेरिका के विरुद्ध जो बयान दिया है, उससे तो स्पष्ट है कि अनेक शक्तियां, जो बड़ी शक्तियां हैं, वो इसमें शामिल थी। और ये छात्र आंदोलन तो कतई नहीं है। ये जो छात्र आंदोलन की आड़ में बांग्लादेश के अंदर एक गहरी साजिश रची गई, जिसमें कि शेख हसीना की सरकार को टारगेट किया गया। और इस बहाने से अब वो बांग्लादेश में ये जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, जो जिहादी इस्लामिस्ट जो वहाँ के संगठन है, जो कि पूरे बांग्लादेश के लिए सबसे पहले तो ये उनके अपने देश के लिए चिंता की बात है। अपने देश के उनके जो भविष्य के लिए ये बेहद खराब और बेहद नकारात्मक घटनाक्रम है। और इसी वजह से सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो बांग्लादेश की अंतरिम जो गवर्नमेंट बनी है, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में ये जो अंतरिम सरकार बनी है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये जो इस तरह के कट्टरवादी अतिवादी आतंकपरस्त जो तत्व हैं, उनके ऊपर क्रैक डाउन करें और उनको इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर उपद्रव, हिंसा, उत्पात, अराजकता फैलाने से तुरंत रोकें। और इस सरकार की सबसे पहले प्राथमिकता कानून और व्यवस्था का राज स्थापित करने की होनी चाहिए। अपील से कार्य नहीं चलेगा, अपील से काम नहीं होने वाला। इसके लिए एक्शंस लेकर के दिखाने की जरूरत है और इंतरिम सरकार से अपेक्षा है कि वो ऐसा करेंगे। ये उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो एक्शन लें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसका सबसे बड़ा खामियाजा बांग्लादेश स्वयं भुगतेगा। भारत भी जो है इससे प्रभावित हो रहा है। और जाहिर है कि जो हिंदू कम्युनिटी पर वहाँ हमले हो रहे हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के इस नए भारत को स्वीकार नहीं होंगे। और भारत ने इस संदर्भ में अपनी गहरी चिंता भी व्यक्त की है। लगातार जो इंतरिम सरकार है और उसके पीछे जो बैठे हुए मिलिट्री के जो रूलर्स हैं, उनसे भी भारत सरकार संपर्क में है और उनसे लगातार अपील की जा रही है कि वो इस तरीके के जो घटनाओं को हिंदू कम्युनिटी को टारगेट होने से रोकें। ये उनकी जिम्मेदारी है। ये पूरे भारत और बांग्लादेश के भविष्य के जो संबंध है उनके लिहाज से भी और पूरे क्षेत्र में उसके लिहाज से भी बेहद आवश्यक है कि इन जो अतिवादी आतंकपरस्त ताकतों के विरुद्ध वो क्रैक डाउन करें और इस तरीके के घटनाओं को होने से रोकें। कानून और व्यवस्था का शासन स्थापित करना उस सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है। ठीक है विनोद दत्ता जी, आपसे ये समझना चाहूंगी मैं, जिन बातों का जिक्र संजीव जी कर रहे हैं, एक तो उन पर आप जवाब दीजिएगा, आपका क्या इस पर रिएक्शन है। दूसरा ये, क्या अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में बनी है मोहम्मद यूनुस की, क्या उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में हिंदुओं को लेकर स्थितियां वहां पर ठीक हो जाएंगी? और लेकिन जो तमाम मांग वहां पर हिंदुओं की तरफ से, संगठन की तरफ से की जा रही है कि भाई हिंदुओं पर हमले में सेना, पुलिस भी जो है वो शामिल है, ये आरोप लग रहा है। हिंदू प्रोफेसर की हथौड़ा मारकर वहां पर हत्या कर दी जाती है, जो तख्ता पलट के बाद वहां पर हिंसा हुई है। हिंदुओं के 97 ठिकानों पर हमला किया जाता है, ये तो सामने आ रहा है। और तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। चीफ जस्टिस उबैदुल हसन का इस्तीफा, एक के बाद एक इस्तीफे, और उसके बाद टारगेट पर वहां पर हिंदू हैं। क्या अंतरिम सरकार से ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि कुछ दिनों बाद वहां पर स्थितियां शांत हो जाएंगी? और अगर इसी तरह के हालात बनते हैं तो भारत इस पर किस तरह से अपना रुख आगे रखता हुआ नजर आएगा हिंदुओं को लेकर? क्योंकि प्रोटेस्ट अब तमाम देशों में होने लगा है। कनाडा में प्रोटेस्ट हुआ, अमेरिका में प्रोटेस्ट हुआ, और वो भी हिंदुओं के फेवर में, कि आखिरकार इस तरह के हालात बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर क्यों बन रहे हैं? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये जो सरकार है रही है, क्योंकि ये जो सरकार है ये बिल्कुल मिक्स्ड इंटरेस्ट वाली सरकार है। यहाँ जो इनके सियासी मंसूबे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अभी तो क्योंकि शेख हसीना को उन्होंने उखाड़ फेंकना था, इसलिए वो सब इकट्ठे हुए हैं एक प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप देखिए बीएनपी एक स्टेक होल्डर है, जिसमें जो मोहम्मद यूनुस है वो आईएसआई द्वारा उनको प्रायोजित किया गया है। आप ये जो स्टूडेंट लीडर्स हैं उनके अपने पॉलिटिकल या सियासी मंसूबे हैं। तो थोड़े दिनों बाद आप देखिए इनमें खुद दरार पड़ना शुरू हो जाएगी।
रही बात जिस तरह से ये अत्याचार ये कर रहे हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं कि पहली बात तो ये कि वो ये बताना चाहते हैं कि साहब हम बिल्कुल प्योर मुस्लिम स्टेट हैं। लेकिन आप अगर तारीख में जाएं तो आप ये देखिए, अकबर ने ये सबसे पहले चीज यही अख्तियार की थी कि उसने जो लोकल बाशिंदे थे उनको साथ लेके चला, और अकबर इतने सालों तक राज करता रहा। औरंगजेब ने यही नीति अपनाई और उसने लोकल लोगों को साथ विद्रोह किया, कट्टरवादी अपना एटीट्यूड दिखाया। तो आप देखते हैं कि वो मुगल काल का जो पतन हुआ उसका सूत्रधार भी औरंगजेब ही था। तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि देखिए दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, हमें मजहब या इस तरह के जो सियासी मुद्दे हैं उनसे ऊपर उठना चाहिए। अगर उन्हें ये शेख हसीना की सरकार पसंद नहीं थी तो एक डेमोक्रेटिक सेटअप था वहां बांग्लादेश में, और उनको एक सरकार का गठन करना चाहिए था। हिंसा, तशद्दुद और इस तरह की बातें करने से कोई उनको नतीजा हासिल होने वाला नहीं है। हाँ, भारत को थोड़ा और अग्रेसिव रुख इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आगे आके हिंदुओं के रख रखाव की बात कर रहे हैं, तो यकीनन भारत से उम्मीद और तवक्को ज्यादा की जा रही थी। देखिए, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि साहब हम सीए, जो भी प्रताड़ित माइनॉरिटी होंगी उनको हम नागरिकता प्रदान करेंगे। ये तो बड़ा ज्वलंत एग्जाम्पल है। तो जो लोग अगर बॉर्डर में शरणार्थी बनके या शरण मांग रहे हैं, उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उनको आने देना चाहिए था, और जब हालात सुधर जाए तब उनको वापस रिपैट्रिएट कर देना चाहिए था। तो वो विश्व स्तर पे भी अप्रिशिएट होता, अपने देश में भी अप्रिशिएट होता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सरकार बहुत ज्यादा तक खिंच पाएगी, क्योंकि ये जो अभी सरकार का ये बड़ा हनीमून पीरियड है, और इसमें अभी आप देखिए लोगों के अंदर जब अपने उनके जो सियासी मंसूबे हैं जब वो अचीव नहीं होंगे तो उनमें अपनी खींचतान शुरू होगी। और शेख हसीना का ये अप्रिसिएशन कि वो दोबारा वापस आएंगी, ये बड़ा पॉजिटिव आउटलुक वो दिखा रही हैं। और मैं तो ये उम्मीद करूंगा कि वो वाकई बांग्लादेश में आए और दोबारा अमन और शांति की स्थापना करें। अब संजीव जी, क्योंकि जिस बात का जिक्र विनोद जी कर रहे हैं कि क्योंकि बयान भी आया है शेख हसीना का कि मैंने बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा कि वहाँ पर जिन लोगों की हत्याएं हो रही थी, जिस तरह की वहाँ पर अराजकता फैली थी, वो कम से कम हो, वो रुक जाए, वो थम जाए, वहाँ पर लोगों की हत्याएं ना हो, इसलिए मैंने बांग्लादेश छोड़ा। लेकिन मैं बांग्लादेश वापसी जल्द करूंगी। इस बयान के मायने को आप कैसे समझते हैं? और साथ ही अमेरिका को लेकर भी एक बयान जो है वो शेख हसीना का सामने आया है, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर सेंट मार्टिन द्वीप जो है वो उन्होंने अमेरिका को नहीं सौंपा, जिसके बाद उनकी सरकार वहां पर नहीं चल पाई, उन्हें सरकार से बेदखल कर दिया गया। सेंट मार्टिन द्वीप का और अमेरिका का क्या लेना देना है? क्यों अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता है? देखिए, शेख हसीना जो कि अब निर्वासित जीवन में है, वो जाहिर है कि अपने जो उनका जो दल है अवामी लीग और उनके जो समर्थक हैं जो कि इस समय संकट में हैं, उनके समक्ष इस तरीके के बयान को दे करके वो एक उनका एक जज्बा बनाए रखना चाहती हैं, एक संकल्पबद्धता उनकी बनाए रखना चाहती हैं। और जाहिर है कि वो वर्तमान समय में जिस तरीके का संकट वो फेस कर रही थी वो एक गहरी साजिश का परिणाम था, और जिसमें कि अनेक फैक्टर्स इसमें शामिल हैं। अमेरिका का तो उन्होंने जिक्र किया एक इंटरव्यू में सेंट मार्टिन आइलैंड का, और सेंट मार्टिन आइलैंड को लेकर के यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक जो टिप्पणी या बयान नहीं आया है, लेकिन जो बिहाइंड द कर्टेन्स जो कन्वर्सेशन, जो एंगेजमेंट बांग्लादेश की सरकार अमेरिका के साथ कर रही थी, उसमें संभव है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से शेख हसीना के ऊपर ये लगातार दबाव बनाया जाता रहा, और जिसको कि लेकर के उन्होंने एक वाइट मैन का जिक्र किया था। और संभव है कि ये वाइट मैन जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के विदेश विभाग के जो एक अधिकारी, शीर्ष अधिकारी डोनाल्ड लू के संबंध में ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि उन्होंने इसका जिक्र किया था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये जो बिहाइंड द कर्टेन कन्वर्सेशंस थे, इसके बारे में कोई स्पष्ट रूप से अब तक, जब ये बयान उनका सामने आया, इसके पहले तक कोई स्पष्टता नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने इस तरीके का बयान को दे करके ये एक सामने रखने का, उसको कारण को एक्सटेंड करने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से जो है अनेक साजिशों से जूझ रही थी। और मेरा ऐसा असेसमेंट है
कि अमेरिका का तो उसके उनके ऊपर दबाव था ही। अमेरिका वहां पर जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस न होने की वजह से उनका मुखर रूप से आलोचक था, उसके बारे में तो अमेरिका की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आधिकारिक हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी स्पष्ट है कि जो बांग्लादेश के अंदर के जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, अतिवादी जो तत्व हैं, जो वहाँ पर जमाते इस्लामी बांग्लादेश जैसी पार्टी, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे जो संगठन है, उसके साथ साथ बीएनपी और उनके जो नेता खालिदा जिया के पुत्र तारिक रहमान जो कि लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे थे, उनकी जो भूमिकाएं और ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है उससे बहुत स्पष्ट है कि उनकी पूरी सत्ता से बेदखल करने में कई शक्तियों ने उसमें अपना योगदान दिया है। अमेरिका का तो एक पहलू रख दिया है, लेकिन अन्य पहलुओं को भी इनकार नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी उनके जो लिंक्स हैं वो जग जाहिर है। तो ये शेख हसीना की जो सरकार है वो चौतरफा घिर गई और वो लगातार आइसोलेट होती चली गई। लेकिन संजीव जी, शेख हसीना जिनके बेटे ये लगातार कहते रहे कि वो बांग्लादेश वापस नहीं जाएंगी, और अब शेख हसीना ये कह रही हैं कि वो दोबारा से बांग्लादेश में जाएंगी, वहाँ की पॉलिटिक्स में वो एक्टिव होंगी। ये जो बढ़ा हुआ उनका कॉन्फिडेंस है, इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, और खुलकर अमेरिका पर बोलना? देखिए, अभी जैसा कि दत्ता साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया कि ये जो अंतरिम सरकार बनी है उसमें कई धड़े हैं, कई फैक्शंस हैं, कई इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, और वो जो इंटरेस्ट ग्रुप जितने भी हैं वो आने वाले समय में आपस में भी टकरा सकते हैं। उनके अंदर के जो दरारें हैं वो बिल्कुल सामने आ सकती हैं, और इस इंतरिम गवर्नमेंट की ज़्यादा सफल होने की संभावना मैं भी नहीं देखता। यदि कोई इलेक्शंस हो जाते हैं और उसके बाद सरकार बनती है, उसमें कोई स्थिरता जरूर आ सकती है, लेकिन इस इंतरिम सरकार की स्थिरता और इसकी जो प्रभाविता के ऊपर मैं भी संशय में हूँ, और इसके ऊपर सवालिया निशान लगातार खड़े हैं। अभी आप देखिए तो सरकार तो बन गई है, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है, और लगातार जो मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, लेकिन अपील से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो आंतरिक इनका जो अंतर विरोध है उसकी वजह से इनकी सफलता पर जो है सवालिया निशान खड़े हैं। और जहां तक शेख हसीना की बात है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश के जो जनक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति को तोड़ देना, उनको जो है बुलडोजर से धराशायी कर देने से जो उनकी लेगेसी है वो खत्म नहीं हो जाएगी। और बांग्लादेश के निर्माण में बंधु शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना जो उनके परिवार के सदस्यों ने जो अपने बलिदान को दिया है, जिस तरीके का त्याग किया है, और उसको भुलाया नहीं जा सकता। बांग्लादेश में वर्तमान समय में अवामी लीग के विरुद्ध जरूर एक गहरी साजिश रची गई है, लेकिन अवामी लीग के जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में मौजूद है। एक बड़ा जो वहाँ का पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट में जो बड़ा वर्ग अवामी लीग जब कभी भी वहां पर सामान्य स्थितियां थोड़ी होंगी तो फिर से जो ये शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना और जो अवामी लीग की जो लेगेसी है और उसका जो प्रभाव है सामने आएगा, और जाहिर है कि उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और मेरा ऐसा मानना है कि इन्हीं कारणों से जिस तरीके का अवामी लीग का एक गहरा बेस है बांग्लादेश में, उसको ध्यान में रखते हुए और अपनी पार्टी के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए, और जाहिर है कि उनके पुत्र भी हैं, वो शेख हसीना अगर भविष्य में सक्रिय राजनीति में अगर नहीं भी आती हैं तो उनके पुत्र उसको आगे बढ़ाएंगे। तो उन सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अपनी परिवार की लेगेसी को ध्यान में रखते हुए, और अपने मदरलैंड को सबसे बड़ी बात को ध्यान में रखते हुए, कोई अपने मदरलैंड को त्याग नहीं देता है। समस्याएं जरूर आती हैं, संकट जरूर आते हैं, लेकिन जब भी कभी स्थितियां सामान्य होंगी वो जरूर वापस लौटेंगी। मेरा भी ऐसा विश्वास है कि वो वापस जरूर लौटेंगी, और वहां पर जो उनकी जो पार्टी की का जो प्रभाव है उसके आधार पर वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगी, या उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके जो पुत्र हैं वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अवामी लीग का जो भविष्य और उसकी जो बड़ी संभावनाएं हैं वो बनी हुई हैं। वर्तमान समय में अवामी लीग के विरुद्ध और शेख हसीना के परिवार के विरुद्ध एक गहरी साजिश चल रही है, लेकिन जब कभी भी ये साजिश के जो साजिशकर्ता नाकाम होंगे और स्थितियां वहां बेहतर होंगी, तो ऐसे में शेख हसीना की वापसी का जो रास्ता है वो निसंदेह खुलेगा। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच विनोद दत्ता साहब, जो लोग लगातार पोस्ट कर रहे थे ऑल आइज ऑन राफा, मेरा मानना है क्या उन्हें बांग्लादेश को लेकर नहीं बोलना चाहिए? जिस तरह की स्थितियां वहां पर हिंदुओं के सामने बनी हुई हैं, जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं, अगर कोई अपने घर से निकल कर जाता है तो उसे ये डर रहता है कि कहीं मैं बाहर
कितने दूर तक जा पाऊंगा उससे पहले मेरे ऊपर किसी तरह का कोई अटैक ना हो जाए। हम तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर लड़कियों को उठाकर ले जाने की तस्वीरें भी बांग्लादेश से ही सामने आई हैं। मुस्लिम लड़कियों को उठाकर, एक लड़की को उठाकर ले जाते हैं, इस तरह के वीडियोस भी वहां पर सामने आ रहे हैं। इससे अंदाजा लगाइए कि किस तरह के अराजक हालात वहां पर बने हुए हैं। और जो कॉन्फिडेंस शेख हसीना दिखा रही हैं अमेरिका को लेकर, वो खुलकर बोल रही हैं और साथ ही ये कह रही हैं कि मैं वापस बांग्लादेश जरूर आऊंगी। क्या ये तमाम चीजें बांग्लादेश को शांति की तरफ आगे ले जाने की तरफ बढ़ती हुई देखेंगे? क्योंकि अंतरिम सरकार से तो क्या बहुत ज़्यादा उम्मीदें की जा सकती हैं। कई धड़ों में ये सरकार बनी हुई है, कब तक चलेगी इस बात का कोई स्पष्ट, कह सकते हैं कि कोई स्पष्ट संदेश नहीं है कि बहुत वक्त तक चलेगी और हिंदुओं को लेकर वहां पर हालात ठीक कर पाए। देखिए, शेख हसीना सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थी। 19 इयर्स प्लस का उनका रिजीम रहा और उन्होंने बांग्लादेश को एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री दी जो पूरे विश्व ने देखा। उसकी जो ग्रोथ थी परसेंटेज वाइज किसी जमाने में भारत से अच्छी थी। तो भारत को भी बड़ा गर्व होता था कि साहब जो देश अभी जिसका सृजन 1971 में हुआ वो इतना अच्छा कर रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए बांग्लादेश एक डेवलपिंग स्टेज से उभर रहा था, लेकिन ये हालात इस देश को काफी पीछे ले जाएंगे। दूसरी बात, देखिए, जब तक आप माइनॉरिटीज पे या इस तरह के जो और लोग हैं उन पे जुल्म करते रहेंगे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी आपके खिलाफ हो जाएगी। और इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये चाहिए, थोड़ा सा हट के पॉइंट है लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ, चाहे आप इजराइल हमास वॉर देख लें, अफगानिस्तान देखें, रूसो यूक्रेन वॉर देखें और बांग्लादेश के जो हालात हैं या श्रीलंका के हालात आपने देखे। अब ये चाहिए कि जो यूएनओ है, जो व्हाइट एलिफेंट है, उसको री इंजीनियर करना चाहिए। उसके पास इस तरह की ट्रुप्स होनी चाहिए, या 1 लाख से ज्यादा ट्रुप्स भारत ही ने दिए हैं अब तक यूनाइटेड नेशंस को। तो जहां इस तरह की सिचुएशन होती है वहां पीस कीपिंग फोर्स या पीस एनफोर्समेंट यूनाइटेड नेशंस के जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट ट्रुप्स हैं उनको वहां भेजना चाहिए, जिससे वो शांति बहाल कर सकें या वहां इलेक्शन करा सकें। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल जैसे लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ था, बिल्कुल फेल हो चुका है और ये एक सफेद हाथी बन चुका है। तो इसको बजाय और चराने के लिए उसको चाहिए कि उसको रीइंजीनियर करें, जिससे विश्व में शांति की पहल हो। अब यूक्रेन रूस वॉर को देखी जाती, तीसरा साल चल रहा है, कोई किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे। आप ये देखिए वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रही है, श्रीलंका में ऐसे प्रदर्शन देखे गए। और प्राइम मिनिस्टर के जो घर हैं या प्रेसिडेंट के घर हैं, ये एक इंस्टीट्यूशन होते हैं। कोई भी सेना या कोई भी पुलिस इस तरह की हरकत नहीं कर सकती कि साथ आप जा रहे हैं, उनके बेडरूम में घुस रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, उनके कपड़े लत्ते लेके जा रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल मतलब सभ्यता की कहीं कोई निशानी बताता ही नहीं है। तो मतलब विश्व को चाहिए कि इन सब चीजों पे लगाम लगाए, क्योंकि देखिए जब तक लोगों में खौफ नहीं होगा अथॉरिटी का, तब तक कोई भी सरकार वहां शासन नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी देश हो। ठीक है। तो अब संजीव जी, क्योंकि जो तमाम अल्पसंख्यकों की तरफ से मांगे की जा रही हैं, हिंदू संगठनों की तरफ से जो मांगे की जा रही हैं वहाँ की अंतरिम सरकार से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देश में अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया जाए, अल्पसंख्यक संरक्षण आयोग बनाया जाए, अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून जो है वो वहाँ पर बनना चाहिए, संसद में 10% सीटें अल्पसंख्यकों के लिए रिजर्व की जाएं, हिंसा प्रभावित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाए और साथ ही जो तोड़े गए मंदिर हैं उन्हें दोबारा से बनवाया जाए। क्या ये तमाम मांगे अगर पूरी कर दी जाती हैं, या इस तरह के हालात क्या बन रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में वहाँ की अंतरिम सरकार है कि ये मांगे पूरी हो? लेकिन सवाल यही है और हमारा कंसर्न भी इस बात को लेकर है कि वहाँ पर हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह की स्थितियाँ हिंदुओं को लेकर बनी हुई हैं, वो शांत और सामान्य कैसे होंगी? देखिए, इसके लिए जो इंतरिम सरकार है और है उसके ऊपर एक दबाव बनाए जाने की आवश्यकता है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता श्री रणधीर जायसवाल ने अभी जो उनकी लास्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने भारत सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए बार बार रिपीटेडली इस बात को कहा कि ये बांग्लादेश की सरकार की, अंतरिम सरकार की और वहाँ की सेना की जो भी वहाँ पर इस समय कमांड में है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे जो अराजक तत्वों के ऊपर
हिंसा उन करें, उनको रोकें और लगाने की उनके ऊपर कोशिश करें। और ये कानून और व्यवस्था का जो शासन है वो स्थापित करना वहां की सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद दत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वहां पर अंतरिम सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि हिंदुओं को लेकर जिस तरह का माहौल बांग्लादेश में बना है उसे शांत किया जाए, तभी हिंदू वहां पर खुद को सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।